Hello students, this is Ritu Ranjan, teacher, guide and a motivational speaker at the platform of In the Study Circle. बच्चों, पिछली क्लासेस में हमने क्या देखा था? रेशनल नंबर के बारे में जाना था, इरेशनल नंबर के बारे में जाना था, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, है ना? एमसीक्यूज किया था उससे रिलेटेड, ठीक है? एमसीक्यूज करने के बाद मैं आपको बताया था कि पाई इज एन इरेशनल नंबर, है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज कर करके मैंने क्या किया था, उसको प्रूफ किया था। ये सब सारी हमने पिछली लेक्चर में किया था, ठीक है? और आज हम लोग डिविजिबिलिटी करेंगे, ठीक है ना? डिविजिबिलिटी का आज देखेंगे कैसे क्या होता है उसमें। और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं उनको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लें ताकि जितने भी आगे के लेक्चर्स हैं आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो आप एक चीज बताओ कि डिविजिबिलिटी क्यों पढ़ने का जरूरत है? क्या जरूरत है इसका? कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा ना। तो इंपॉर्टेंस इसका ये है कि जैसे आप यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिवाइजर का बात करते हैं, डिविडेंड का बात करते हैं, क्वोशेंट का बात करते हैं और रिमाइंडर का बात करते हैं। अगर देखा जाए तो आपका जो रियल नंबर्स है ये सभी टोटल डिपेंड किस पे है? डिविजिबिलिटी पे है। जो सिंपल में आप बच्चे से भाग देते आए थे ना, 8 को 2 से भाग देना है, 2 चौके 8, रिमाइंडर 0, तो सेम चीज होता है ये, है ना? तो डिविजिबिलिटी से ये आपको फायदा होगा कि जब यूक्लिड डिवीजन या आगे का जो क्लास आप करेंगे ना, तो आप डिवाइजर देख करके आप बता सकते हैं कि रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, है ना? आप डिवाइजर देख करके क्या बता सकते हैं कि रिमाइंडर का जो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। तो आपको क्या होगा कि आगे की चीज पढ़ने में आसानी होगी, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। बता मैं बीच में भी सकता था, बट मैं पहले बता दे रहा हूं ताकि आपको क्लियरिटी आए इससे। और जब हम क्लास अपना स्टार्ट करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का, है ना, तो उसमें भी मैं बताऊंगा थोड़ा थोड़ा जहां जरूरत होगा, बट पूरी तरह से मैं यहां समझा देता हूं आपको, है ना? दिस इज द प्रोसेस। सो देखिए, और हाँ, और एक चीज कि ये हमारा जो होगा ना, ये रफ पोर्शन होगा। ये रफ इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन मैथमेटिक्स, डोंट स्किप इट, ठीक है ना? जितना गुना भाग जो भी करना है आप भी अपने नोटबुक में क्या करेंगे, कॉपी में एक लेफ्ट या राइट साइड में कहीं भी रफ लिख करके छोड़ देंगे उसको। वो क्या करेगा ना कि जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उसमें किस चीज का जरूरत हो या कंसेप्ट का यूज आया, आपने कंसेप्ट को लिख लिया, फिर उसको प्रोसीड किया आगे। या जो भी डिवीजन होगा, है ना, मल्टीप्लीकेशन होगा, गुना भाग, जितना भी चीज है आप रफ करेंगे। तो इससे क्या फायदा होगा ना, बेनिफिट आपको, जब आप क्लास का रिवीजन करेंगे, जो भी लेक्चर्स है उसका रिवीजन करेंगे, तो आप देखेंगे अपने कॉपी पे, ठीक है, कि रफ में मैंने ये किया है, तो चीजें वापस आपको एकदम रिक्रिएट हो जाएंगी माइंड में। रोड मैप, है ना, वो रोड मैप जो आपने पहले बनाया था पढ़ते समय, वो क्या करेगा, रोड मैप रिकॉल होगा यहाँ, है ना? तो इसलिए रफ बहुत जरूरी है और ये आसान होगा और ये क्या करेगा, आपको लॉन्ग टर्म के लिए चीजों को याद रखने में मदद करेगा। सो रफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन मैथमेटिक्स, है ना? इसलिए मैं रफ यहां छोड़ दिया हूं, आप लोग को भी वैसे करना होगा, ठीक है? चलिए छोटा नंबर 2 से लेते हैं, 2। यहां हम कोई नंबर 8 ले लेते हैं। कितने बार में जाएगा? 4 टाइम्स 8। ये हुआ 0, रिमाइंडर क्या हो गया? 0, है ना? अब 2 से भाग देते हैं 9 में। कितने बार में? 2 चौक 8, 1। फिर करते हैं 2 से 10 में, 2 5 10, 0। फिर 2 से 11 में, 2 5 10,
ये तो ये चीज देखा 0 1 0 1, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी। अब 3 से करते हैं, 6 ले लेते हैं, 2 टाइम्स में जाएगा 6, 0 हो गया। 3 से 7 में भाग देते हैं, 3 दूनी के 6 माइनस रिमाइंडर 1। 3 से 8 में भाग दें, 3 दूनी के 6 रिमाइंडर 2। अगेन करते हैं, 3 से 9 में भाग देते हैं 3 टाइम्स, अगेन रिमाइंडर 0। फिर एक और कर लेते हैं 10, 3 टाइम्स रिमाइंडर 1। 2 का हुआ, 3 का हुआ, 4 काम करते हैं। दो बार में रिमाइंडर 0। 4 से 9 में भाग देते हैं, 2 बार 8 1। 4 से 10 में भाग देते हैं, 2 बार 8 रिमाइंडर 0। 4 से 11 में भाग देते हैं, 4 दूनी के 8 3। 4 से 12 में भाग देते हैं, 4 3 12 रिमाइंडर 0। 4 से 13 में भाग देते हैं, 4 3 12 रिमाइंडर 1। देखिए, इसको नोट कर लेंगे, पहले इसको हम समझेंगे, बिकॉज देयर इज अ कंसेप्ट विच वी विल हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, ये देखें, 2 से 8 में हमने भाग दिया, रिमाइंडर क्या आया, 2 चौके 8 रिमाइंडर 0। 2 से 9 में भाग दिए, 2 चौके 8 रिमाइंडर 1। इसी तरह से 2 से 10 में भाग दिए 10 टाइम्स में, फिर 0। फिर 11 में 2 से भाग दिए तो रिमाइंडर 1। तो हम लोग एक चीज यहां पे आप गौर कीजिए कि क्या हो रहा है, 0 1, ये 0 1, फिर से 0 आया पहले, फिर 1 आया, फिर अगेन क्या हुआ, 0 आया, अगेन क्या हुआ, आया 1 आया, ठीक है। तो उससे आपको क्या पता चला कि एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित नंबर के बाद वो वापस अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, मिल रहा है। अगर आप ऐसे फर्दर करेंगे, 12 करेंगे, तो फिर क्या आएगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास डिवाइजर 2 होता है तो रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू 2 होगा, 0 और 1, ठीक। अगर आपके पास डिवाइजर का वैल्यू 2 होता है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 1 पॉसिबल वैल्यू रिमाइंडर के आएंगे, 2 से कम होगा, बट हमेशा याद रखना होगा कि 2 से कम आएगा। अच्छा, 2 से कम क्यों आया, ठीक है ना सर, 2 डिवाइजर है तो उसका पॉसिबल रिमाइंडर वैल्यू आप 0 और 1 कह रहे हैं, 2 क्यों नहीं कह रहे हैं, तो आप समझिए ना 2 कैसे आएगा। देखिए यहां रफ में देखते हैं इसको, वी विल डू हियर इन रफ। 2 चौके 8 0। अगर आप फिर 2 से भाग देते हैं 9 में, तो 2 चौके 8 आता है ना, तो एक रिमाइंडर आया, तो सर 2 डिवाइजर का है तो 0 1 ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि 2 से हमेशा रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू कम आएगा, अगर डिवाइजर 2 है तो 2 क्यों नहीं आ सकता। अब देख लीजिए, 8 9 10 ले लें आप, 2 को भाग दीजिए 2 से, 5 बार में 10 रिमाइंडर 0। वो इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि जब 2 अंक के बाद आप आते हैं ना, डिजिट के बाद जब आप जंप करते हैं, तो वो तो क्या कहते हैं, टेबल आ गया ना 2 का, 2 के टेबल में आ जाता है, तो वो तो डायरेक्ट कट जाएगा, तो रिमाइंडर फिर 0 आ गया ना आपका, समझ रहे हैं। अब फिर अगर मान लीजिए आप 11 करते हैं, यहां पे समझिएगा, 11 करते हैं तो 5 बार में ही तो जाएगा ना, तो रिमाइंडर 1 आ गया। 10 में तो 0 आया, ठीक है, 5 बार में सर कट गया, कंप्लीट डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0 आया। फिर एक अंक बढ़ा दिए, 11 किए, 2 से भाग दे 11 में, तो आप 5 ही बार में नहीं इसको काटेंगे, तो रिमाइंडर 1 आया। समझिएगा, रिमाइंडर 1 आया। आप कहेंगे सर एक और बढ़ा के दिखा दीजिए, चलिए
12 कर लें तो ये तो कंप्लीट डिविजिबल हो गया ना 12, रिमाइंडर फिर 0 है। 12 में जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम्स में कंप्लीट डिविजिबल हो गया, समझ गए ना। इसलिए जब भी अगर आपको बोले कि 2 अगर डिवाइजर हो तो उसका पॉसिबल वैल्यू रिमाइंडर का 0 और 1 आएगा, 2 क्यों नहीं आएगा मैंने समझा दिया है ना। ठीक है, ये कंसेप्ट था इसका। किसी बच्चे को दिक्कत आएगा कि सर यहां ऐसा क्यों नहीं है, डिवाइजर हमेशा कम बता रहे हैं, तो ये कारण है क्योंकि फिर वो कंप्लीट डिविजिबल हो गया, डिविजिबल हो जाएगा, है ना। अब देखिए जस्ट लाइक दिस, 3 से 6 में भाग देना, 2 टाइम्स में गया 0, 7 आया, 2 टाइम्स में गया रिमाइंडर 1, 8 में 3 से भाग देना है, रिमाइंडर 2 आया, 3 से 9 में, तो फिर ये क्या हुआ, यहां से देखिएगा, यहां से ये क्या हुआ, रिपीट करने लग रहा है कि नहीं करना है, 0 1 2, फिर 0 1 11 रख लो, 3 3 9 2, रिमाइंडर 2 होगा यहां, है ना। तो क्या 0 1 2 आया कि नहीं आया, तो फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से 4 में देखें, 4 से 8 में भाग देते हैं, 2 टाइम्स में कटा, रिमाइंडर 0, 9 में देते हैं, 8 4 दूनी के 8, रिमाइंडर 1, 4 दूनी के 8, रिमाइंडर 2, 4 दूनी के 8, रिमाइंडर 3, ठीक है, 4 3 12। तो अब जब 12 पे आप आ रहे हो ना तो वो कंप्लीट डिविजिबल हो जा रहा है, ठीक है। तो जब भी डिवाइजर आपके पास, आप इससे क्या पता लगाएं कि जब भी डिवाइजर आपके पास जो नंबर बोला जाए या बताया जाए उससे एक कम होगा, है ना। ये कंसेप्ट हमने यहां से समझ लिया, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि सपोज डिवाइजर सर 3 है तो पॉसिबल रिमाइंडर वैल्यू क्या आएगा, तो जहां आप 3 सुने आपके माइंड में क्रिएट हो जाना चाहिए, क्लिक करना चाहिए, अच्छा 3 है डिवाइजर का वैल्यू, तो रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू क्या होना चाहिए सर, 0 1 2 होगा। अगर मैंने आपसे पूछा कि 2 है डिवाइजर का वैल्यू, देन व्हाट विल बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर हियर, तो व्हाट यू विल से, योर आंसर विल बी कि सर इफ द वैल्यू ऑफ डिवाइजर इज 2 then the possible remainder values will be 0 1, just like this। डिवाइजर अगर 4 होता है तो रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, 0 1 2 3 आप बोलेंगे। दिस इज द मेन कंसेप्ट हियर, है ना। ये चीज आपका क्लियर हुआ यहां, ठीक है। तो एक चीज आप लिख लें यहां पे, डिवाइजर यहां आप लिख लें रिमाइंडर, डिवाइजर का वैल्यू अगर 2 है तो रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, 0 1, 2 से हमेशा कम आएगा, मैंने ये बताया आपको क्यों। अगर 3 है तो आप बोलेंगे सर 0 1 एंड 2, अगर 4 है तो आप बोलेंगे सर 0 1 2 and 3 will be the possible remainder value। अगर मैं आपसे यहां 8 का पूछ दूं, 8 का, तो क्या बोलेंगे आप, यहां 8 कर लें अच्छे से, 8, तो आप बोलेंगे इसका पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7। 8 अगर डिवाइजर है तो मेरे पास रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू होगा 0 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। तो दिस इज द कंसेप्ट, समझ में आया, फिर से मैं बताऊं, चलिए 2 है, यहां पे आपने सब कुछ करके देखा, 8 में डिवाइड किया, भाग दिया, रिमाइंडर 0 आया, 9 में दिया रिमाइंडर 1 आया, 10 में दिया रिमाइंडर 0 आया, फिर 11 में 1 आया, जस्ट लाइक 3 में भी यही 0 1 2 आया, फिर से ये रिपीट हो गया नंबर। 4 में किए 0 1 2 3 आया, फिर से ये रिपीट होने लगा। तो हमको क्या एक परसेप्शन मिल गया ना, क्या थिंकिंग मिल गया कि हाँ सर एक कंसेप्ट क्रिएट हो गया कि हाँ अगर डिवाइजर का वैल्यू इतना होगा, 2 होगा तो 0 1 रिमाइंडर होगा, ठीक है, अगर 3 होगा तो 0 1 2 रिमाइंडर का पॉसिबल वैल्यू
होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, यहाँ पे ये चीज है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही, फिर भी इसको आप लिख सकते हैं। ये आपका हो गया ना, ये डिवाइजर है ना, ये डिविडेंड हो गया ना, डिविडेंड, ये आपका हो गया क्वोशेंट, ये हो गया रिमाइंडर। ये आपको बताऊंगा मैं, फिर भी मैं लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, यही ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। चलिए अब समझते हैं। देखिए, एल्गोरिदम, it is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problems. एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम आप यूज किए होंगे, कभी भी सुनते होंगे, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के बारे में जब आप स्टडी करेंगे ना, एल्गोरिदम एक वर्ड सुनते होंगे। तो एल्गोरिदम क्या करता है? एक प्रोसीजर होता है, मतलब वेल डिफाइंड, आप एक वेल डिफाइंड मैनर होता है। जैसे आप स्कूटी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो स्कूटी में होता है प्रेस लेंगे, गाड़ी आगे बढ़ेगी, एक वेल डिफाइंड मेथड हुआ आगे बढ़ने का। बाइक में क्या होता है? क्लच छोड़ते हैं, रेस लेते हैं धीरे धीरे, तो आगे जाते हैं आप। तो क्या होता है, कहने का मतलब कि एल्गोरिदम जो है ना, डिफाइन करता है एक मैनर्स को, एक वेल डिफाइंड मेथड होता है, एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो मतलब कि वही एक यूनिक मेथड है जिसके द्वारा ये काम किया जाएगा, तो एल्गोरिदम में। ठीक है ना, तो ये सब चीज कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप एक एग्जांपल समझो, ये हमारा रफ का पोर्शन है, तो एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है। ठीक है ना, एल्गोरिदम का मतलब वेल डिफाइंड स्टेप्स। तो जैसे आप भाग देते हैं, तो हम लोग अभी तक इसमें डिविजिबिलिटी के बारे में ही पढ़े थे। अगर भाग देते हैं 8 में, तो 4 बार में ये कट जाता है। तो आप एक क्या लिखते हैं? ये हो गया आपका डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशेंट और रिमाइंडर। तो यहां हम लोग क्या लिखते थे? डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड मेथड है, आप बचपन से करते आ रहे हैं। क्या तो हम लोग क्या करते थे? 8 में भागा देते थे 2 से, तो 4 आता था, रिमाइंडर 0 आता था। तो ऑब्वियस क्या था, ये यही रूल था ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर डिवाइजर में क्वोशेंट से गुना करेंगे और उसमें रिमाइंडर जोड़ देंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। यही करते थे ना। तो ये क्या कह रहा है एल्गोरिदम, कि एक वेल डिफाइंड मेथड को बता रहा है। ठीक है, अगर किसी को आपको समझाना हो कि ऐसा क्यों किया, ऐसे कैसे हो गया, तो आप क्या करते हैं? बताते हैं, एक वेल डिफाइंड मेथड होता है उसका बताने का। तो ये चीज को ये बता रहा था, ताकि किसी भी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकें, उसका प्रोसेस को बताता था, है ना। दूसरा, लेमा, इट इज एन प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा क्या होता है कि कोई भी प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है जो पहले से किसी साइंटिस्ट या रिसर्चर या डेवलपर ने वो प्रूफ किया है। ठीक है, तो हम लोग जब मैथ पढ़ते हैं तो उन्हीं के स्टेटमेंट को लेते हैं, है ना। तो अब जैसे आप पढ़ते हैं, कभी आप समझिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ये कोई जो मैथमेटिशियन होंगे उन्होंने प्रूफ किया इसको। तो जब आप किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे ना, तो उसका यूज आएगा प्रूफ करते हुए, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हुए जिस चीज का यूज आता है, जिस स्टेटमेंट का यूज आता है, दैट विल कॉल्ड लेमा।
तो इट इज एन प्रूवन स्टेटमेंट, ऐसा नहीं कि कहीं से आ गया है, ठीक है, नहीं, प्रूवन स्टेटमेंट है, ये किसी के द्वारा दिया गया, ये प्रूफ किया गया है। और फर्दर जब कोई स्टेटमेंट को अगर आपको प्रूफ करना होगा तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका हम यूज लेंगे, तो डेट विल कॉल्ड लेमा। पहले का प्रूफ किए हुए स्टेटमेंट को किसी और स्टेटमेंट को जब हम प्रूफ करने में यूज करते हैं उसको लेमा कहते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अब देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है और एक चीज इसमें बता दूं मैं, एल्गोरिदम जो वर्ड है ना, वो एल्गोरिदम वर्ड जो दिया गया था, किनके द्वारा दिया गया था, ये एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था, यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, ये यहां कर लो, पर्शियन मैथमेटिशियन, इनका नाम था named as अल-ख्वारिज़मी। इनका नाम क्या था, पर्शियन मैथमेटिशियन थे, अल-ख्वारिज़मी, ठीक है, एल्गोरिदम का। और उन्होंने एक बुक लिखा था, जो अलजेब्रा जो नाम आया है ना इन्हीं के द्वारा, इनका एक बुक था, ठीक है, उस बुक का नाम क्या था, हिसाब अल जबर। हिसाब अल जबर, ठीक है। देखिए इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में नहीं आने वाला ये, ठीक है, इट विल इनहेंस योर नॉलेज ओनली, ताकि आप अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो कोई कभी भी आपसे पूछ ले क्या किसी का कंट्रीब्यूशन है, तो वी शुड नॉट फॉरगेट समवंस कंट्रीब्यूशन, है ना। तो इसलिए जब आप मैथ पढ़ ही रहे हैं तो सबका जो जिनका मैथ में कंट्रीब्यूशन है वी शुड रिमेंबर एटलीस्ट। तो इसलिए मैं आपको बता दिया, इट विल इनहेंस योर नॉलेज, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a is equal to bq plus r where r is greater than or equal to 0 or less than b, ठीक है। तो आप ये जो करते हैं ना, a is equal to bq plus r, ये क्या है, यही है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो यूक्लिड में क्या हुआ ना कि जो आप मेथड पहले से यूज करते आ रहे हैं उसी को कि वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर या वेल डिफाइंड मेथड के द्वारा जब हम करेंगे समझेंगे, इसलिए दिस इज विल कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक मेथड हुआ, करते आप पहले से आ रहे हैं, ठीक है। और ये कंडीशन मस्ट है, यू विल हैव टू कीप इन माइंड कि r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन b। इसका मतलब क्या होगा यहां समझ लीजिए आप, यहां पे मैं समझा देता हूं ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, ये ऐसा क्यों कहा गया है, ठीक है। देखिए रिमाइंडर क्या कह रहा है, पहले एक पोर्शन को यहां पहले हम लिख लेते हैं, रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b, ये है। इसको देखते हैं हम थोड़ा, ये पोर्शन रिमाइंडर। तो देखिए अगर 2 को 8 में भाग देते हैं, 4 बार में कटता है, तो रिमाइंडर यहां क्या आया, देखिए ये क्या हो गया रिमाइंडर, ये हो गया आपका क्वोशिएंट, ये हो गया आपका डिविडेंड, और ये हो गया डिवाइजर, डी से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो हमको सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। तो यहां देखें, यहां क्या हुआ, रिमाइंडर किसके बराबर हो गया, 0 के। तो आप बोलोगे सर क्या है वो 1 के बराबर नहीं हो सकता, रिमाइंडर
बड़ा भी तो हो सकता है ना। तो चलिए देखते हैं, अगर हम 2 को 9 में भाग देते हैं, 2 चौके 8, रिमाइंडर 1। अब देखिए, या तो 0 के बराबर रिमाइंडर हुआ है ना, ठीक है, और 1 हो गया, 0 से क्या हुआ, बड़ा हो गया। तो क्या 2 नहीं आ सकता है? तो चलिए देख लेते हैं, 10, 2 5 10, फिर से 0 आ गया। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर या तो अगर बहुत कम होगा, रिमाइंडर एकदम कम होगा तो 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। रिमाइंडर अगर कम होगा तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। फिर तो 0 से बड़ा तो आप देख रहे हैं 1 है? अगर 3 से भाग देंगे तो कुछ और आएगा। तो यहां पे ये देखें, लेकिन रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, डिवाइजर से कम आएगा। डिवाइजर ज्यादा आएगा ना, क्योंकि आपको मैंने डिविजिबिलिटी रूल में ये तो बताया था, लेकिन फिर भी यहां मैं रिकॉल करवा दे रहा हूं आपको कि हमेशा डिवाइजर बड़ा होगा, ठीक है। अगर मान लो यहां पे एग्जांपल लो 4, तो यहां पे कौन बड़ा है? डिवाइजर क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया ना। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो रिमाइंडर यहां 0 आ रहा है अगर, और डिवाइजर यहां पे आपका 2 है, तो बड़ा कौन हुआ, डिवाइजर। अगर आप ये नंबर लेते हो, ठीक है, कि नहीं सर ये नंबर लेना है, 2 से 9 में भाग देना है, तो 2 चौके 8, रिमाइंडर आपका 1। अब देख लीजिए, रिमाइंडर यहां आपका कितना आया, 1। ये हो गया डिवाइजर। तो अब भी देखिए डिवाइजर बड़ा हुआ कि नहीं बड़ा हुआ, रिमाइंडर 1 है, डिवाइजर बड़ा हुआ कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर ज्यादा से ज्यादा अगर कम होगा तो 0 तक जाएगा, है ना। और कभी भी रिमाइंडर जो है डिवाइजर के बराबर नहीं आएगा, है ना। इससे हम यह समझ रहे हैं, क्योंकि डिवाइजर हमेशा बड़ा होगा, और इसका कारण मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल में बता चुका हूं, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ। रिमाइंडर क्या होगा, ज्यादा बहुत कम होगा तो 0 के बराबर, देख लीजिए 0 आ रहा है। ऐसा नहीं है कि निगेटिव टर्म, निगेटिव कभी नहीं आएगा, 0 आया, ठीक। हाँ, कोई और अगर आप भाग देते हैं तो उसमें 1 आया, तो फिर भी ठीक है सर, रिमाइंडर बड़ा है, 0 से 1 है, आ गया। 2 भी आ सकता है? अगर आपका डिवाइजर 2 से ज्यादा हो तो 2 आ गया, तो इसमें क्या होगा, 1 आ गया, 0 आ गया, डिवाइजर आपका 2 हो गया। तो मैक्सिमम कौन होगा, डिवाइजर। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम होगा, ठीक है ना। ये है कंसेप्ट। अगर इसमें आप देखें तो क्या है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, डिवाइजर कितना है, 2। अगर मान लीजिए मैं दूसरा नंबर अगर ले लूं, 3 से भाग दे दूं सर, इसमें 3 दूनी के 6, रिमाइंडर 2। तो यहां पे आप देखो रिमाइंडर क्या हुआ, ये डी हो गया। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो रिमाइंडर 2, और आपका ये क्या हुआ, डी। इसको डिनोट हम बी से करते हैं ना। अब देखो रिमाइंडर 2 और ये 3 आ रहा है ना, तो डिवाइजर बड़ा है ना हमेशा, ठीक है। तो डिवाइजर हमेशा बड़ा रहेगा। तो दिस इज द कंडीशन एंड दिस इज द कंसेप्ट, हम लोग को ये समझना था, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो मेथड है उसको हम लोग प्रॉपर प्रोसीजर को लिखेंगे, कि कैसे हम लोग को प्रोसेस करना होगा, कैसे आंसर तक आएंगे, इस तरह का जो है करते हैं हम लोग, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं, अब जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है ना। अब उसको हम लोग एक प्रोसेस में देखेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मतलब एक वेल डिफाइंड, है ना। यहां क्या है, टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b वेयर a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। तो देखिए आप हमेशा यहां हमारा क्या होता है, रफ होता है, ठीक है ना। यहां पे हमारा हमेशा रफ होता है, ठीक है। हम लोग मस्ट है ये करना। तो अब समझिए, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या मैंने बताया था आपको, 0 1 2 -1 -2, तो दीज आर इंटीजर्स।
तो यहां पे क्या बता रहा है, टू ऑब्टेन द HCF, अगर आपको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर पता करना हो है? दो पॉजिटिव इंटीजर्स का, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स का यहां 0 के बाद, ठीक है, जहां पे A इज ग्रेटर देन B, जहां A B से बड़ा हो, तो स्टेप 1 क्या कहता है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। हमें क्या करना होगा, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या है वो, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन B, ये कंडीशन है, ठीक है, ये क्या है, कंडीशन है। तो अप्लाई करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। कैसे हम करेंगे, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे रिमाइंडर जो होगा बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा है, और B से कम होगा, ठीक है, ये प्रोसेस हुआ हमारा, अप्लाई करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है इसका, अगर जब अप्लाई आप करोगे, यानी कि आप क्या कर रहे हो, भागा दे रहे हो, जब आप भाग दोगे तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, कितना आ जाता है रिमाइंडर, इफ रिमाइंडर विल कम 0, तब 0 आ जाता है, तो जो B होगा ना, ये जो B होगा, ठीक है, वो क्या होगा, HCF होगा A और B का, ठीक है, जब आपका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। उसके बाद HCF आपको पता करना है, तो HCF क्या होगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा तो A और B का HCF जो होगा B हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि रिमाइंडर 0 नहीं आता है, देन व्हाट यू विल डू, जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फिर से यू विल हैव टू अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। बट यहां पे एक क्लू है, ठीक है, जब आप दोबारा डिवीजन लेमा का अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे उसमें, तो वहां पे क्या होगा, कंडीशन चेंज हो जाएगा। यहां ग्रेटर A इज ग्रेटर देन B था ना, तो यहां पे कंडीशन आपको भाग देना होगा किसमें, B एंड R में, जो डिवाइजर होगा और रिमाइंडर होगा उसमें अप्लाई करना होगा। पहले किसमें अप्लाई करना था, A और B है, ठीक है, समझिए। 2 को अब 10 है यहां, ठीक है, भाग देते हो 10 बार, 5 बार में 10, 0 आ गया। तो ये आपको पता है ना सर कि डिवाइजर है, डिवाइजर, ये क्या है, डिविडेंड है ना, ये क्या हो गया, क्वोशेंट, मैंने बताया है इसके बारे में। ये क्या हो गया, वी हैव रिमाइंडर, ठीक है। तो अब देखिए, जब 0 आ जाता है तो B क्या होगा, HCF हो जाएगा A और B का। अगर 0 रिमाइंडर नहीं आता है, मान लो कि कोई और नंबर हो, ठीक है, यही कर देता हूं मैं, ये नंबर आप 11 कर लिए, तो यहां क्या हो गया, 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पे जब 0 नहीं आया तो अब अप्लाई करोगे डिवीजन लेमा, ठीक है ना। तो जब अगेन आप अप्लाई करोगे डिवीजन लेमा, तो किस में अप्लाई करोगे, पता है, यही बताया, B एंड R में। B कौन सा हो गया आपका 2, R कौन सा हो गया 1, तो इन दोनों में अप्लाई करना होगा। पहले आप क्या किए थे, ये क्या है, डिवाइजर है, B है, 11 क्या है, A है, डिविडेंड यहां पे यही ना बता रहा है ये, ठीक है। तो किस में अप्लाई करोगे, जब 0 नहीं आएगा रिमाइंडर, तो आपको अप्लाई करना होगा डिवाइजर में और रिमाइंडर में, B एंड R में। ये है कंसेप्ट यहां पे, बस और कुछ नहीं। पहले में अप्लाई A और B में करना था, ठीक। अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो बढ़िया है, फिर हमारा B क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा दोनों नंबर का, A और B का। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हमें फिर से अप्लाई करना होगा डिवीजन लेमा, बट इस बार अप्लाई B एंड R में करना है, ठीक है। वही मैं आपको वहां पे रफ में समझाया, ठीक। अब उसके बाद अगर मान लीजिए कि 0 नहीं आता है, 0 आ गया तब तो मेरा HCF मिल गया, मुझे काम खत्म, कंप्लीट हो गया, यहां पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे यहां पे मैंने लिखा R इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या करें, फिर से अप्लाई किया आपने, तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि यू विल नॉट गेट रिमाइंडर 0, है ना। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, ऑलवेज रिमेंबर कि जब तक चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर का वैल्यू 0 ना आ जाए। वही लिखा है स्टेप 3 में, कंटिन्यू दिस प्रोसेस
टिल द रिमाइंडर इज जीरो, जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, और अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो डिवाइजर एट दिस स्टेज गिव्स एचसीएफ। तो उस स्टेज पे जो डिवाइजर होगा, यानी कि जो वैल्यू बी होगा ना, बी और आर में आप लगा रहे हैं, जब रिमाइंडर इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा रहे हैं किसमें, बी और आर में। और फिर अगला स्टेप में क्या आ रहा है कि अब कब तक करेंगे, जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, और अगला स्टेप में मान लिया आपका जीरो आ गया रिमाइंडर, तो प्रोसेस वहां स्टॉप हो गया, तो हमको एचसीएफ मिलना चाहिए, तो बी जो होगा ना वो एचसीएफ देगा आपको। तो वही लिखा है कि डिवाइजर एट दिस स्टेज गिव्स एचसीएफ। ओके, ये चीज प्रोसेस समझ गए हम लोग पूरे अच्छे तरीके से। अब क्या है कि आप जब क्वेश्चंस करेंगे ना, एमसीक्यूज करेंगे, मैं बताऊंगा कुछ आपको अपने से करना होगा, तो ये सब जब करेंगे तो आपको मोर क्लियरिटी डेवलप होगा, आप समझ पाएंगे अच्छा सर ऐसे ऐसे प्रोसेस करना था, ठीक है, अंडरस्टूड राइट नाउ। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव। चलिए अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका हम लोग न्यूमेरिकल करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं, एक दो क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद आप भी अपना ट्राई करेंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 या क्वेश्चन नंबर 1 का 1 मैं करवाऊंगा, है ना, बाकी 2 आप खुद करेंगे। ठीक है, और कमेंट में उसका आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चंस है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। ठीक है, अब एक चीज बताइए, ये हमें प्रोसेस में जाना है, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, अपने एक रफ छोड़ते हैं यहाँ पे, है ना, ये मस्ट है, इसका यूजफुलनेस मैं बताया हूं क्यों। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम का यूज करना है और एचसीएफ बताना है 135 और 225 का। तो एक बात बताइए, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने के लिए मैंने क्या बोला था, ए और बी होना चाहिए, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, अंडरस्टूड। तो यहां पे अगर देखा जाए तो 135 एंड 225, ठीक, तो ए और बी होना चाहिए, तो ए कौन सा हो सकता है आप बताएं, ए और बी कौन सा हो सकता है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, कौन सा ग्रेटर है, ए, ये है ना, तो यहां पे आप लिखेंगे 135, इसको नहीं लिखते हैं, नहीं ठीक है, 135 इज ये नहीं, 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, तो इसके अनुसार आप क्या करें, कौन सा ए हो जाएगा आप बताइए, ए, ये क्या हो गया बी। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन। तो क्या करेंगे हम, हमें मालूम है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, यहां पे आप ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है ना, वेयर आर इज ग्रेटर देन, ठीक तो है, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी, यही कंडीशन होता था हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 135 जो सिंपल मेथड होता है, 225 बताइए कितने बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा, 135 को यहां माइनस करें, 0, 12 में 3 गया 9, और ये हो गया 2 में से 1 गया, ये मिला हमारे पास जब हम माइनस किए। तो ये क्या है मेरे पास, रिमाइंडर,
ये क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया क्यू, और ये हो गया आपका आर रिमाइंडर। तो अब देखिए क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है यहां पे? रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा होगा। कितना है? 90 है। ठीक, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, जो मेथड होता है ना, प्रॉपर मेथड में लिखना है। यहां पे मैं इसको ऐसे लिखता हूं। अब A इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन आर, तो हम क्या लिखते हैं? 225, एक वेल मेथड में लिखना होगा ना। 225 इज इक्वल टू क्या होगा? 135 इंटू 1 प्लस 90, तो 135 इंटू 1 प्लस 90, ये होगा ना। ये कौन सा फॉर्म में आया है? A इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन आर, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो प्रॉपर वेल डिफाइंड मेथड होता था ना, वो ये होता है। ठीक है, ये लिखा। अब क्या है? हियर वी से हियर 90 मीन्स रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हो जाता, रिकॉल कीजिए, अगर 0 हो जाता रिमाइंडर, तो BSCF हो जाता और हमारा प्रोसीजर क्या होता? वहां स्टॉप हो जाता, हमने बताया आपको। बट यहां पे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज 90 है। तो क्या करेंगे? हियर 90 इज नॉट इक्वल टू 0, देन अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन इन। अब कंडीशन क्या है? किस पे? जब 90 के जब रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया तो किस पे लगाना है? तो बी एंड आर, बी एंड आर। शुरू में देखें, शुरू में ए और बी में लगा था ना। बी से डिवाइड किए थे ए में। क्यों? क्योंकि यही होता है प्रोसेस। तो शुरू में बी और ए में लगा था, लेकिन यहां पे जब रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आएगा तो किस में अप्लाई करेंगे? फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा अगेन वी विल हैव टू अप्लाई इन बी एंड आर, डिवाइजर एंड रिमाइंडर। तो अब देखिए यहां पे डिवाइजर क्या होगा आपका? हियर डिवाइजर b इज इक्वल टू व्हाट? अब देखिए यहां पे आपका रिमाइंडर r हो गया, ये b हो गया, तो b इज 135 एंड r इज इक्वल टू 90। तो हमें b और r में अप्लाई करना है, तो करते हैं। 90 135 1 टाइम्स में जाएगा ना, 9 दूनी के 18, 180 आएगा तो नहीं, तो 90, तो ये हो गया 5 है, 9 4 13 45। तो अब देखिए यहीं पे मैं लिख दूं नॉट इक्वल टू 0। अब देखो, अब क्या करें? जब मैंने फिर से बी और आर पे अप्लाई किया तो हमारा क्या मिल रहा है? 45 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे पहले आप उस फॉर्म में लिखेंगे, तो उस फॉर्म में क्या लिखेंगे? 135 यूक्लिड के फॉर्म में इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। दिस इज द प्रॉपर मेथड, है ना। ये प्रॉपर मेथड हुआ। जब 45 रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन फर्दर वी विल डू दिस प्रोसेस। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब तक रिमाइंडर वी विल नॉट गेट 0, वी विल प्रोसीड द प्रोसीजर, है ना। हम लोग प्रोसेस को करते रहेंगे। तो अब चलिए हियर अगेन लिख देता हूं मैं। हियर अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन मेथड इन बी एंड आर। बी एंड आर में, तो बी क्या है यहां के लिए? कौन सा हो गया? ये है गया ना बी। और ये क्या हो गया? इट विल बिकम, यहां से हाईलाइट से कर देता हूं मैं,
ताकि आपको प्रॉपर दिखे। ये क्या हो गया, ये तो रिमाइंडर हो गया ना, और ये क्या हो गया आपको, बी हो गया ना, ठीक है। तो इसको अगर आप चाहो तो इक्वेशन दे सकते हो, इक्वेशन 1 2, बट अभी कोई जरूरत नहीं इसका। चलिए, हियर अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन मेथड इन बी एंड आर। तो यहां बी है और यहां आर है, तो चलिए अब क्या करेंगे, इससे देखते हैं। अगेन 45 से डिवाइड करेंगे 90 में, 2 टाइम्स 90, तो ये क्या आ गया है, 0 लिख देते हैं। तो यहां पे देखें इज इक्वल टू रिमाइंडर, तो यहां पे रिमाइंडर हमने क्या पाया, 0 पाया। तो जैसे ही वी गेट रिमाइंडर 0, देन वी स्टॉप द प्रोसेस, प्रोसेस को हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। एंड व्हाट विल बी द एचसीएफ, व्हाट विल बी द आंसर, देन बी विल बी द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो ये क्या हो जाएगा, बी। हियर, यहां थोड़ा लिखना होगा आपको, हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन द होल processes will stop, and 45 and divisor 45 is the HCF of किसका HCF है, 135 एंड 225 ऑफ 135 एंड 225, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारे पास, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं, मैंने क्या किया, यहां पे सबसे पहले देखा कि which is greater than someone, तो 135 जो है छोटा है 225 से, तो यहां 225 इज ग्रेटर देन 135, ठीक है। तो ये चीज देखा, तो इसको क्या कहें, ए और बी, और यूक्लिड डिवीजन लेमा को मैंने अप्लाई किया फिर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो प्रॉपर क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहां पे हमने क्या देखा कि बी क्या हो गया, 135, दिस इज कॉल्ड डिवाइजर है। ए क्या हो गया, 225, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। 1 इज इक्वल टू कोसेंट एंड 90 विल बी द रिमाइंडर। तो मैंने सिंपल भाग दिया तो मैंने क्या पाया, 90 आया। 90 जब आया तो मैं ये कह सकता हूं कि 90 जो है 0 के बराबर नहीं है, हा? जब 0 के बराबर नहीं है तो आप याद करें जो मैं स्टेप्स बताया था, तो स्टेप 2 पे आप आए। तो रिमाइंडर को मुझे कब तक ये प्रोसेस करना, जब तक कि रिमाइंडर वी विल नॉट गेट 0। तो मैंने क्या किया, फिर से ये फर्दर प्रोसेस स्टार्ट किया, अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो मैंने 90 से किया 135 में, बस अंतर यहां पे ये था कि यहां बी और आर में अब हम करेंगे अप्लाई यूक्लिड। तो मैंने बी और आर में यूक्लिड को अप्लाई किया, तो यहां पे क्या देखा, रिमाइंडर फिर से क्या आया 45, अगेन नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कि फिर फर्दर प्रोसेस हमको करना होगा। तो हमने क्या किया, अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर बी एंड आर में ही अप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या किया, 45 से 90 में किया डिवाइड, 2 टाइम्स में कंप्लीट डिविजिबल हो गया। तो हमारा रिमाइंडर एट लास्ट क्या आया, 0। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, हियर आवर प्रोसेस स्टॉप्स एंड फाइनली 45 डिवाइजर इज द HCF ऑफ 135 एंड 225। तो वहां लास्टली मैंने क्या पाया कि जो मेरे पास नंबर था 135 और 225, उसका HCF क्या पाया मैंने, 45। तो जहां पे आपका रिमाइंडर 0 हुआ, उसका जो डिवाइजर होगा ना, दिस विल बी द HCF ऑफ द नंबर ए एंड बी, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। सो वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको नोट इट डाउन, इसको आप नोट करें और हम अगला क्वेश्चन अभी देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो एनसीईआरटी से कर रहे हैं,
ठीक है, तो 1 का 1 मैं बता दिया हूं, बाकी 2, 3 और 5 जो है उसके बारे में हम लोग फर्दर क्लास में समझेंगे। और यूक्लिड डिवीजन लेमा से जो रिलेटेड क्वेश्चन है पहले उसको कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास ये रहा, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो यहां पे क्या है, देखिए क्वेश्चन में ये क्या बताना चाह रहा है कि कोई आर्मी है, 616 मेंबर हैं, 32 का आर्मी का बैंड है जिसके पीछे वो 616 मेंबर्स हैं। तो उसमें क्या बताना है, यहां पे हमारे पास क्लू क्या है, what is the maximum number of columns? He is asking, this is asking for the maximum number of columns. It means that the demand of the question is here to find the SCF, maximum number, highest common factor you will have to find. तो यहाँ पे क्लू मेरे पास ये है, ठीक है ना। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को समझेंगे क्वेश्चन पढ़ करके कि मैक्सिमम नंबर कॉलम्स बताने का, इट मींस दैट ही इज आस्किंग फॉर द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए लेट्स डू इट। सॉल्यूशन, यहां पे देखिए 616 इज ग्रेटर देन 32, तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन, क्योंकि जितना भी मैथमेटिक्स में भाग होगी सबका, जितना भी बड़ा अगर प्रोसेस आ जाता है ना, बड़ा नंबर्स आएगा तो उसमें यूक्लिड अप्लाई करते हैं, आराम से हम सॉल्व कर देते हैं चीजों को, इसलिए। ठीक है, तो क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वी हैव, एंड टर्म्स एंड कंडीशन क्या है इसका, कि वेयर 0 से r का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर देन, एंड b से स्मॉल होना चाहिए, है। द वैल्यू ऑफ r शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 और लेस देन b मींस डिवाइजर। ठीक है, अब चलिए 32 616 19 बार में कितना आएगा, यहां हमारा रफ है, देखिए ये सब भूल जाता हूं बार बार, ये रफ मस्ट डू, तो 19 बार में जाना चाहिए, ऐसे करके देख लेता हूं। 13 9 दूनी का 18 का में 1 9 27 1 28 2 3 8 0 3 2 5 1 6 608 तो 608 हुआ, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया 8। तो यहां देखते हैं ये क्या हो गया आपका, बी होता है, ये होता है ए, हाँ ये ए होता है, ये होता है क्वेसेंट और ये होता है आर। तो यहां पे एक बात बताइए कि जब यूक्लिड, अब इस फॉर्म में हमको इसको लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8, यही होता है ना प्रॉपर मेथड, पिछला क्वेश्चन में भी हमने किया था, यही प्रॉपर मेथड होता है लिखने का। तो मैंने लिख दिया, ठीक है। बट यहां पे एक चीज देखें, रिमाइंडर क्या आया 8 आया, मतलब 0 नहीं आया। तो हमने क्या पढ़ा था कि इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी विल डू द सेम प्रोसेस, है ना, इन बी एंड आर। अभी तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किए ए और बी में, ठीक है, तो ये क्या हो गया बी और ये हो गया ए और बी में अप्लाई किया। बट जब 0 रिमाइंडर नहीं आया तो फर्दर वी विल प्रोसीड द प्रोसेस एंड अगेन यू अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहां पे हम लिखेंगे अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन, फिर से हम अप्लाई करेंगे। तो हम यहां पे जब अप्लाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं, चलिए 32, तो बी और आर में इन बी एंड आर, इस बार क्या होगा ए एंड बी में नहीं अप्लाई करना है, डिवाइजर और रिमाइंडर में। तो यहां पे आप देखिए डिवाइजर कौन सा हो गया 32, रिमाइंडर क्या हो गया 8। तो हम क्या करेंगे, वी विल डू, भाग देंगे 8, ये 32, 4 टाइम्स में 8 चौके 32 0। तो यहां पे हियर यहां पे हम लिखेंगे क्या, रिमाइंडर 0 आ गया, तो 32 को हम कैसे लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा में, 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0 होगा ना, ठीक है। अब यहां पे हम कहते हैं हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0
so the process stops here. So the process stops here, and divisor 8 will be the HCF of 616 and 32. देखिए यहां पे क्या हो, रिमाइंडर आया, रिमाइंडर मेरा 8 आया, तो यहां पे रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया, तो फर्दर हम लोग क्या प्रोसेस करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा हियर, यहां पे एक चीज लिख लेंगे, यहां पे हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद आप यहां से लिखेंगे अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन इन बी एंड आर। तो यहां पे हमारा बी कौन सा हो गया था, नया 32, पहले का रिमाइंडर नया हो गया आर, तो अप्लाई क्या किए, 32 में 8 से भाग दिए, 4 टाइम्स में कंप्लीट डिविजिबल हो गया, तो व्हाट वी विल गेट, हियर रिमाइंडर इज 0, सो हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो द प्रोसेस स्टॉप्स, यहां पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हियर ए एंड डिवाइजर 8 विल बी हियर, एंड नहीं हियर, यहां पे डिवाइजर लिख करके यहां पे हम क्या लिख देंगे, हियर डिवाइजर 8 हो गया, ठीक है ना, डिवाइजर 8 विल बी द HCF ऑफ 616 एंड 32, ठीक है। और हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो यहां पे मैक्सिमम नंबर कॉलम्स क्या हो जाएगा, 8 विल बी द, यहां 8 कॉलम्स कर लें, इतना करने का जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा कि आर्मी कॉन्टिनेंट था जिसमें मेंबर था 616 और आर्मी बैंड का मेंबर था 32 परेड में। तो हमसे क्या पूछा गया था, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन था मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, इट मींस दैट डिमांड ऑफ क्वेश्चन इज कि आस्किंग फॉर द फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो HCF के लिए हमें पता था प्रोसेस यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमने अप्लाई किया, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमने देखा कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो मैंने फर्दर अप्लाई किया प्रोसेस, लेकिन किस में, यहाँ डिवाइजर और रिमाइंडर में किया, तो हमें क्या मिला, लास्टली हमें यहाँ पे इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया तो हमारा प्रोसेस यहाँ स्टॉप हो गया, इसका मतलब हमने HCF पा लिया है। तो हमारे यहाँ पे 8 विल बी द HCF एंड क्वेश्चन इज आस्किंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 8 विल बी द कॉलम्स। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड, ठीक है। आज हमने क्या क्या किया, आज हमने डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ा, फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा क्यों जरूरी था उसके बारे में जाना, फिर कुछ MCQs किया एक, और ये दूसरा MCQs। तो हमने आज टोटल ये सब काम किया, और नेक्स्ट क्लास में फर्दर जो क्लासेस होगा इसके बाद का हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करेंगे इसमें, ठीक है ना, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, है सोचना होगा ज्यादा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन का क्वेश्चंस भी आएंगे, तो वो सब जो होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। और ये 2 एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज 1.1 का पहला का 2 और 3 का आप जवाब आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया क्लास, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ समझने में, है ना। चलिए, मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।